नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। आज की क्लास को क्लास नहीं कहकर हम ये बताएंगे कि सिलेबस का क्या प्लान है या सिलेबस किस तरह से हमें पढ़ना है, क्योंकि जब तक रणनीति नहीं होती उसे हम लड़ नहीं सकते। वर्तमान में यही परिस्थिति बनी। मैंने आपको कहा था, आपको ध्यान हो तो मेरे हर वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ सिलेबस का भाग हटा दिया जाएगा या नया सिलेबस लॉन्च होगा, और वही हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2020-21 यानी कि 21 जो आएगा उसके साथ में के लिए हटाया गया भाग। उन्होंने अपने जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पूर्ण रूप से हटा दिए और किस किस चैप्टर की उन्होंने व्याख्या की है, उसके लिए हम आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इसमें आवर्त बीजी पादपों के जनन और विकास यानी कि इकाई नंबर जो 1 था उसका अध्याय संख्या जो 1 है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई नहीं समझाएगा। ये पीडीएफ तो कोई भी ला के दे देगा, व्हाट्सअप कोई भी कर देगा कि ये पीडीएफ है, लेकिन पीडीएफ के साथ साथ में उस चीज़ की व्याख्या कोई करने वाला नहीं है कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और उसके साथ में एक चीज़ और, छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको बिल्कुल छोड़ देना है, छोड़ने का मतलब उसको भी पढ़ना है। पढ़ने का क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ बताइए मुझे कि कहीं कहीं पर ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि इन्होंने आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास की बात करी, ये पूरा चैप्टर ही इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जहाँ पर जनन है उसके लिए हमें कोई ना कोई टर्म यूज़ होगी, तो उस समय हमें उसकी चीज़ों को पढ़ना होगा और रेफरेंस की तरह यूज़ भी करना पड़ेगा। तो एक बार उसकी रीडिंग मारनी या पढ़ना तो जरूरी है ही आपके हिसाब से। लेकिन अब संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार फिर से देख रहे हैं अपनी नज़र से, तो आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास, ये आपकी इकाई का नाम है। अध्याय संख्या 1 है और अध्याय संख्या 1 जो है आवर्त बीजी पादपों में जनन, क्या है? आवर्त बीजी पादपों में जनन, ये वाला चैप्टर उन्होंने पूर्ण रूप से हटा दिया है। चैप्टर नंबर 1 है और ये पूर्ण रूप से हटा दिया है। उसके बाद में इन्होंने अध्याय संख्या 5 को भी हटा दिया। किसको हटा दिया इन्होंने? अध्याय 5 को भी इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया, पूर्ण रूप से हटा दिया। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, अध्याय 5 जो था वो पादप जल संबंध था। अभी अभी पढ़ा था आपने, पादप जल संबंध। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। हमने अगर पादप जल संबंध नहीं समझेंगे तो हमें कभी भी आगे के जो छठा चैप्टर है और 7वां चैप्टर है वो समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान देना। तो ये पादप जल संबंध को एक बार गवर्नमेंट ने भले छोड़ दिया है, पर आपको एक बार रीडिंग मारनी जरूरी है। मैंने यूट्यूब पे इसको डाल रखा है, लेकिन अब इसमें से नहीं पूछा जाएगा कोई भी प्रश्न। संपूर्ण अध्याय इन्होंने छोड़ा है। इसी के साथ में इन्होंने छठा पाठ जो इसके आगे वाला है उसमें क्या छोड़ दिया? देखिए, पादपों के जल अवशोषण करने वाले अंग, जिन पे अपन ने जल अवशोषण करने वाले अंग में अपन ने जड़ तना, जड़ की बात करी थी, किस तरह से अवशोषण होता है उसकी बात करी थी। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉस हुआ है, क्योंकि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक जो थे, आपको पता ही है, तापमान था, आपको पता ही है कि हवा थी, जो वायु हो रही वो है ना। ये सारे जो कारक हमने पढ़े थे वो बहुत इजी थे, और कई बार क्या होता है इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता, और अगर इजी में से प्रश्न पूछा जाता तो हर विद्यार्थी जो मतलब एवरेज है वो जो थोड़ा सा उससे कम है वो, और थोड़ा सा अच्छा है वो विद्यार्थी इसको अवश्य करता। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये नुकसान हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक एक छोटा मोटा कोई भी जिनको कोई ढंग से नहीं पढ़ के गया वो भी एक बार तो लिख देता, लेकिन यहाँ पर उसको लॉस है। इसलिए ध्यान देना, आप अब ध्यान देना। जो ऐसे सोच रहे हैं कि चलो पहले तो नियमित स्कूल जाते थे, उसके बाद नियमित रूप से आपकी कोचिंग होती थी, फिर भी एवरेज स्टूडेंट एवरेज ही रहता था, वो उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाता था। आज की परिस्थितियाँ बदल चुकी है और ऐसी परिस्थिति में सिलेबस कटा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा, मैंने पहले ही कहा था। तो इसलिए आप ध्यान देना। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास में 7वां पार्ट। देखो, आंशिक रूप से 7वें पार्ट को भी प्रभावित किया है इन्होंने, वाष्पोत्सर्जन और जल स्त्राव। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला पार्ट, 5वां पार्ट, छठा पार्ट और 7वां पार्ट, यहाँ तक हमारा सिलेबस हम कर चुके हैं। और खुशखबरी ये है कि पहला पार्ट इन्होंने उड़ा दिया, 5वां इन्होंने पूरा उड़ा दिया, छठे में से कुछ टॉपिक उड़ा दिए और 7वें में से भी कुछ टॉपिक उड़ा दिए। और वो कुछ क्या है?
वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन का महत्व। देखिए महत्व 1 नंबर का आ सकता था, जो अब नहीं आएगा, है ना, ये गायब हो गया। और प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो भी अब नहीं आएंगे। यानी कि हमने जो सिलेबस पढ़ा है उसमें से 4 टॉपिक, यानी यूँ कहूँगा कि लगभग जो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको अभी तक, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी हट गई हैं और अब कुछ नए प्लान के साथ हमें पढ़ना होगा। 8वां अध्याय आता है पादपों में खनिज पोषण। 8वां कौन सा आता है? पादपों के अंदर क्या है? खनिज पोषण। इसमें से खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। देखिए अवशोषण जितना भी है ना, प्रभावित करने वाले कारक इनको सबको हटा दिया इन्होंने। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, देखिए क्रियाविधि वाला जो पार्ट था ठीक ठाक था, वो इन्होंने हटा दिया है। और एंजाइम 9वां जो है उसमें एंजाइम का इतिहास, एंजाइम को विशिष्ट गुण जो थे वो भी हटा दिए इनको। और एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान प्रभावित करता है इसमें भी, क्योंकि 45 डिग्री से ऊपर के तापमान पे क्या होता है, एडीए उसको विघटित कर देता है और विघटित करने के बाद में कभी भी एंजाइम काम के नहीं होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने सेकेंड यूनिट में से काफ़ी कुछ चीज़ें हटाई हैं और उसमें से आपके पास में एंजाइम जो है उसको भी इन्होंने पूर्ण रूप से हटा दिया है। एंजाइम का इतिहास हट गया, एंजाइमों का विशिष्ट गुण हट गया और प्रभावित करने वाले कारक भी इन्होंने हटा दिए। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके अध्याय की, अगर एंजाइम की मैं बात करूं, मेरे पास में एक एंजाइम वाला टॉपिक था, एंजाइम। देखो सबसे पहले थी इसमें एंजाइम की संरचना, एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम का नामांकन पद्धति और एंजाइम का वर्गीकरण। ये टॉपिक आपके पास में बचेंगे अब, तो यही पढ़ने हैं, अब ध्यान देना। बाकी का अपने को हटा दिया इन्होंने। अब इसके बाद में 90 के बाद में इन्होंने 10वें पाठ में भी संशोधन किया है। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास इन्होंने हटा दिया है, कैसे खोज हुई, क्या था, वो सब राम कहानी हट गई। और प्रभावित करने वाले कारक भी इन्होंने हटा दिया। मतलब यहाँ पर भी एक निम्न तबके की जो स्टूडेंट है जिनको अच्छी तैयारी नहीं है उनके लिए ये लॉस है, जहाँ प्रभावित करने वाले कारक में 1 आध नंबर मिल जाते कभी कभार। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, 11वां चैप्टर था ये श्वसन। देखिए तो उसमें श्वसन में जो आपका 10वें चैप्टर में जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें परिचय रखा है, परिभाषा भी रखी है ना। प्रकाश संश्लेषण का स्थल रखा है इन्होंने, प्रकृति रखी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि रखी है और अप्रकाशीय और प्रकाशीय अभिक्रियाएं रखी हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला रखी है, C3 चक्र रखा है, C4 चक्र रखा है, केम चक्र रखा है और प्रकाश श्वसन रखा है। मतलब जो टॉप क्लास के बच्चे हैं उन चीज़ों के लिए पूरी की पूरी चीज़ रखी। ये जटिल पड़ता है प्रकाश संश्लेषण, पहले कह रहा हूँ कोई छोटे मोटे छोरे नहीं कर पाएंगे ये, इसलिए छोटे मोटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होगी और जिनकी तैयारी नहीं होगी वो ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए तैयारी अभी से कर लेना। ये सिलेबस और यहाँ पर आपके लिए नुकसान दे सकता है। फिर आता है हमारे पास में श्वसन। श्वसन में इन्होंने परिचय, क्रियाविधि, प्रकार दिए हैं, ऑक्सी श्वसन दिया है, ग्लाइकोलाइसिन दिया है, क्रेब चक्र दे दिया, देखिए है ना, इलेक्ट्रॉन परिपथ दे दिया है और एटीपी संश्लेषण दे दिया है पूरा का पूरा, और श्वसन गुणांक दे दिया। श्वसन गुणांक एक प्रश्न आएगा ही आएगा इसमें से, तो सुनिश्चित है, तो प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसमें से इन्होंने हटाया है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब 12वां जो अध्याय है 12वीं कक्षा का वो है नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। बढ़िया किया है ये, मैं कहता हूँ अच्छा किया आप लोगों के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन उपापचय चक्र और जो पूरा उपापचय की जो क्रिया थी उसको समझने में आपको दिक्कत होती, तो इन्होंने क्या किया कि 12वां चैप्टर पूरा का पूरा ही साफ कर दिया। 12वां चैप्टर अब रखा ही नहीं आपके। ठीक है साहब, चैप्टर की कोई कमी नहीं है, खूब सारे चैप्टर हैं। जो लोग पूछ रहे थे कि सर हमारे चैप्टर हो जाएंगे क्या इतने जल्दी, उन लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी। 13वां चैप्टर इन्होंने पादप वृद्धि था, तो पादप वृद्धि के अंदर इन्होंने जो गायब किया है उसको देखिए। पादप की वृद्धि स्थल, पादप की प्रावस्थाएं, वृद्धि की प्रावस्थाएं, वृद्धि की बल गति की, वृद्धि का मापन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने पहले ही बोला है जितने भी प्रभावित करने वाले कारक हैं वो यहाँ पर सब समाप्त हो चुके हैं, है ना। दीप्ति काल में से प्रश्न आएगा, प्रसुप्ति में से आएगा और वसंती काल में से, और जीर्णता और विलंग। इन 5 पॉइंट में से एक प्रश्न बन चुका है आपके बोर्ड में, अभी से नोट कर लो भले ही आपको अगर लगता है तो। 14वां पाठ देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी हल्की सी कुछ विद्यार्थियों के लिए टफ होती है, पर इसमें से भी इन्होंने सामान्य परिचय को उठा दिया है।
बाकी एज इट इज़ रखा है, सामान्य परिचय उठा है, बाकी एज इट इज़ है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, ठीक है ना। ये हो गया 14वां की बात। और अब आती है आपके 15वां एज इट इज़ है, 15वें की इन्होंने हिलाया ही नहीं है, चैप्टर पूरा का पूरा रहेगा। यानी कि जो आपके पास में अगर मैं बात करूं जो 15वां चैप्टर है आपका, है ना, 15वां चैप्टर है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, परिचय भी है, सामान्य विधि भी है, डीएनए के जीनोम भी हैं और आणविक प्रोब्स भी हैं। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है 15वां, उसको उन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी। लेकिन 16वां जो चैप्टर है, 16 चैप्टर में इन्होंने खाली परिचय रखा है और उत्तक संवर्धन की शब्दावली को रखा है। बिना शब्दावली को आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए शब्दावली को रखा है। अच्छा, पराजीन परियोजना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवर्धन के प्रकार रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो 16वें चैप्टर में होने चाहिए वो इन्होंने रख दिए हैं। लेकिन 16वें चैप्टर के अंदर से संवर्धन माध्यम को हटा दिया है, लिख दीजिए, संवर्धन का जो माध्यम है उसको हटा दिया है। और अनुप्रयोग जो थे 16.1 की सारणी, उसको पूर्ण रूप से विलुप्त कर दिए, इन्होंने हटा दिए। यानी संवर्धन के माध्यम था जो मीडिया उसका मीडियम और कल्चर जो था, कल्चर को उन्होंने पूरा का पूरा हटा दिया है। और साथ में उन्होंने क्या हटा दिया है, अनुप्रयोग को हटा दिया। आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, 17वां पाठ, पूरा पाठ ही खत्म है, पूरा पाठ, संपूर्ण अध्याय ही इन्होंने 17वें को निपटा दिया है। 18वां जो चैप्टर था वो एज इट इज रखा है, उसको छेड़छाड़ नहीं करी है। 19वें चैप्टर के अंदर प्रतिपालनीय कृषि, इनमें से संपूर्ण प्रतिपालनीय कृषि को ही उड़ा दिया है। फायदा हुआ इसमें, वैसे भी ऐसा कुछ पढ़ने मतलब एग्जाम की दृष्टि से नहीं था, पढ़ना तो हर चीज़ को चाहिए, पर एग्जाम की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं था। बायोडीजल, राजस्थान में जो बायोडीजल है, भारत में जो बायोडीजल है, 20वां चैप्टर जैव ऊर्जा था, और जैव ऊर्जा में से बायोडीजल जो राजस्थान और भारत का था उनको इन्होंने समाप्त कर दिया, अच्छा काम किया। अब चलते हैं 21वें पाठ पे। 21वें पाठ में इन्होंने मानव का अध्यावरणीय तंत्र खत्म, जिसको अभी अपन ने चालू किया था, खेल खत्म, अध्यावरणीय तंत्र खत्म हो गया। उसके बाद में मानव का पाचन तंत्र, जिसमें कुपोषण से संबंधित जो रोग हैं उनको इन्होंने काट दिया है, तो आप भी इसमें से कट निशान लगा लीजिए। मानव का परिसंचरण, इसमें हृदय एवं परिसंचरण तंत्र के संबंध में जो रोग थे, ये छोटी मोटी चीज़ें काटी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपको परिसंचरण पूरा पढ़ना है, ध्यान देना, ऐसा नहीं हो परिसंचरण नहीं पढ़ के जाओ, खाली उसमें जो रोग हैं, हार्ट अटैक वाली बीमारी जो है आपकी, हार्ट अटैक वो नहीं। मानव का उत्सर्जन तंत्र, उसमें भी रोग हटा दिए इन्होंने, बाकी पूरा उत्सर्जन पढ़ना। तंत्रिका तंत्र को आपको संपूर्ण चैप्टर को ही हटा दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा बच्चों के लिए, क्योंकि इस चैप्टर को समझने में आपको काफ़ी समय लगता और बहुत कठिनाई से समझ में आता। जो विद्यार्थी यूँ समझ लीजिए लंबे समय से इसको नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ऑल्फैक्टरी नर्व्स कौन सी होती है, नर्व्स के बारे में जानना बहुत डिफ़िकल्ट था कहीं ना कहीं, वो उन बच्चों के लिए काम कर गया। 27वां चैप्टर पूरा हटा दिया है और 28वां और 29वां एज इट इज़ रखा है। 27वां हटाया, 27 को हटा दिया है। उसके बाद में इन्होंने मानव में गति और चलन, मानव में गति और चलन मांसपेशियों वाला जो चैप्टर था 30वां, उस पूरे को हटा दिया। अब आता 35 मेंडल के आनुवांशिक जो नियम थे, नियम से विचलन जो पैदा हुए वो इन्होंने हटा दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये तो कंप्लीट हो गया 35। 36वें चैप्टर को इन्होंने छुआ तक नहीं है, एज इट इज रखा है। और 37वें चैप्टर के अंदर इन्होंने संपूर्ण अध्याय को 37 को पूरा उड़ा दिया, 37 को पूरा का पूरा गायब कर दिया। 38 भी मानव जनगणना थी, चलो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब इनमें से क्या होता, कोई रटम विद्या वाला विद्यार्थी होता तो पास होने की उम्मीद थी, हटा दिया। भाई साहब इन्होंने 41वां भी हटा दिया और अब 42वां भी हटा दिया। अगर मोटा गणित देखें, मेरी बात को समझना, हम अगर समझना चाहें कि क्या क्या चीज़ें एक ब्रीफ में हमारे पास में होनी चाहिए सिलेबस के अंदर, कि क्या क्या चीज़ें हट गई, तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का अध्याय संख्या 42 अब नहीं रहा, अध्याय 41 नहीं रहा, अध्याय 38 भी नहीं रहा और अध्याय 37 भी नहीं रहा, ये अध्याय समाप्त हो चुके हैं। उसी के साथ साथ में संपूर्ण अध्याय की बात कर रहा हूँ, 26वां अध्याय मिटा दिया इन्होंने
और 21वां अध्ययन तंत्र हटा दिया इन्होंने, और 19वां पूरा का पूरा हटा दिया इन्होंने। 19 के बाद में इन्होंने 17वां हटा दिया। 17 के बाद में चलते हैं अपन विल्गन विधियाँ, और ये 13 के बाद में 12वां पूरा का पूरा हटा दिया। ये 17 है ना, 12वां हटा दिया पूरा का पूरा। 12वें के बाद में इन्होंने हटाया है आपके 5वें अध्याय को और पहले अध्याय को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चैप्टर अब की बार आपके कम आएंगे। आंशिक रूप से परिवर्तन किसमें हुआ है? संपूर्ण। ये तो हो गया संपूर्ण हटाया है ना, और आंशिक। अब आंशिक आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, जिनमें कुछ चेंज हुआ है। ये आपका 5वां है, सॉरी 5वां नहीं है, ये आपका 6ठा है, 7वां है और 8वां है, 9वां है, 10वां है और 11वां है। 12वां तो पूरा ही बेचारे को हटा दिया, और 12 का 13वां है, 14 है, 16 है। 16 के बाद में आपका 17वां जो था वो संपूर्ण हटा दिया है। 19वां है, 20वां है, 21 हटा दिया, 22वां है, 22 के बाद में आपका 24 है, 25 है, और 25 के बाद में 26 हटा दिया, 27 हटा दिया, 28 में कोई चेंज नहीं है, 30 है और 35 है ना, 35 है, 37 हटा दिया, 36 के अंदर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। 36 आपका वेजिटीज है। 37 के अंदर पूरा चैप्टर हटा दिया, मैंने लिख दिया। 38 हटा दिया, 39 भी कोई बदलाव नहीं, 40 में बदलाव नहीं है ना। तो अब जिनमें बदलाव नहीं है वो चैप्टर कौन कौन सा देख लीजिए। आपका दूसरा चैप्टर जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है, तीसरे में कोई नहीं है, चौथे में कोई नहीं है, 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13, ये हो गया आपका 13 14 15 में कोई बदलाव नहीं, 16 में बदलाव, 17 18 में कोई बदलाव नहीं वापस, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 में कोई बदलाव नहीं, 28 29 में भी कोई बदलाव नहीं, 30 31 आया तो नहीं, 31 में बदलाव नहीं है, 32 में भी नहीं है भैया, 33 में भी नहीं है और 34 में भी नहीं है, 35 में बदलाव, 36 में बदलाव नहीं है, 37 38 39 मैंने लिख दिया, 39 36 दो बार लिख दिया मैंने ना, 39 40। ये लीजिए आपकी पूरी राम कहानी कंप्लीट। ये वो चैप्टर हैं जिनमें बदलाव है, जिनमें बदलाव नहीं है या आंशिक रूप से बदलाव हुआ है। एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूं, मैं आपको बता दूं 1 नंबर 5 नंबर 12 नंबर 17 19 21 26 37 38 41 और 42 इन चैप्टर को पूर्ण रूप से 12वीं कक्षा में कोविड-19 2021 के पाठ्यक्रम के लिए हटा दिया गया है। जबकि 6 7 8 9 10 11 13 14 16 19 20 22 24 दिख रहा है आपको, 24 के बाद 25 30 और 35 में आंशिक रूप से बदलाव किया गया है, यानी कि कुछ कुछ चैप्टर को हटाया है, कुछ कुछ भाग को हटाया गया है। जबकि 36 और 39 40 2 3 4 5 15 मतलब 5 नहीं, 18 28 29 31 32 33 ये धीरे धीरे है 33 और 34 को कोई बदलाव नहीं करके एज इट इज रखा है। अब रही बात आप लोगों के सामने कि क्या सर इसके हमारे जो पेपर बनेगा उसमें भी बदलाव आएगा, या पेपर के अंदर जो हम एग्ज़ाम देंगे उसमें हमारे जो नंबर होंगे उसमें बदलाव होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। आपका समय 3.25 घंटा यानी कि 3 घंटा और 15 मिनट का रहेगा, समय में कोई बदलाव नहीं है। साथ ही साथ प्रश्न पत्र में आपके जो हैं सैद्धांतिक जो नंबर हैं
मैक्सिमम मार्क्स जिन्हें हम कहते हैं वो 56 नंबर का होगा, जो पहले था, कोई बदलाव नहीं। और इसके साथ में आपके 14 अंक जो हैं वो किसके जुड़ जाएंगे, 17 अंक जुड़ जाएंगे, जो यहाँ से जाएगा, है ना। तो आप इसका टोटलिंग कर लीजिए, ये हो जाएंगे आपके पास में 10, 5, 6, 7, 70 और 30 अंक होंगे आपके प्रयोगशाला के, यानी कि प्रायोगिक। तो ये आपके 30 अंक इसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे भैया 100, यानी कि इस बार भी पेपर का अंक वही है और विषय कोड 42 ही है, कोई बदलाव नहीं है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा मेरी बात कहने का कि किसी भी प्रकार से आपके अंक परिवर्तित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर 50 हो गए, कि 56 नंबर का पेपर आता था पहले से आप 56 की जगह घट करके 36 नंबर का हो गया, वो सिर्फ अफवाहें हैं। फिक्स नंबर यही रहेगा। अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से कुछ नए चैप्टर की बात करूंगा। जो चैप्टर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का, जो चैप्टर मैंने ये बोला है कि संपूर्ण हैं, जो हटा दिए हैं, अब इन चैप्टर में से हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम ये चैप्टर भी पढ़ चुके हैं पूर्ण रूप से, और वर्तमान में हम 21वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये वाला। लेकिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। ये देखिए गड़बड़, देखिए वो चैप्टर जो हमने पढ़े ज़्यादा हैं वही चैप्टर गए हैं। हम 6ठा भी पढ़ चुके हैं, 7वां भी पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन हमारे पास में दूसरा हमने पढ़ा था, वो हमारे लिए पूर्ण रूप से काम का है, तीसरा पूर्ण रूप से काम का है, चौथा पूर्ण रूप से काम का है, और 21 और 22 हमने पढ़े थे। 21 तो चला ही गया बेचारा, 22 और 24 भी पढ़े थे। 22 और 24 हमारे लिए आंशिक रूप से गए हैं, तो उसको वापस मैं पढ़ाऊँगा। जो सिलेबस 2020 और 21 का है, नया जो सिलेबस लॉन्च हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और नियमित रूप से आपकी कक्षाएं होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो दूसरे वीडियो को बनाने के लिए मुझे प्रेरित कर दीजिए। यानी कि आपके केमिस्ट्री के लिए भी अगर कोई सर चाहिए या ऐसा कुछ समझाने वाला चाहिए तो उसको भेजते हैं, और फिजिक्स के लिए भी ऐसा कुछ समझाने वाला चाहिए तो उसको भेजते हैं। अगर आपके भाई बहन छोटे बड़े या कोई भी जो 10वीं कक्षा में हैं, बड़े तो कैसे होंगे, छोटे होंगे, फिर भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी अगर इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है तो हम बहुत जल्द आपके लिए समझाने की क्लास लेकर आएंगे। तब तक सुरक्षित रहना है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कोरोना अभी तक गया नहीं है, खाली लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से घर से बाहर निकलना है, बाहर दौड़ भाग नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। जय हिंद, जय भारत।